बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओशन न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान राजा साकिब अवाद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं DHQ हॉस्पिटल चकवाल में, जो जहां पर जो है मरीज़ों को बहुत सारी सहूलियात से जहां पर अफादा हासिल हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर मैडम शारमीन और मेरे साथ जो है वो MS DHQ चकवाल डॉक्टर अंजुम कदीर साहब मौजूद हैं। तो इनसे पूछेंगे, ये जिस दफ्तर में मैं बैठा हूँ, ये ज़कात वाले जो मरीज़ हैं या जो अफराद जिनका इलाज मुआलजा ज़कात पर होता है, वो किस तरीके से किया जाता है, कितनी मुश्किलात होती हैं कि यहाँ पर लोग आते हैं, शिकायत तो होती हैं कि चले हमें जो ज़कात के फॉर्म पर जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस सारे मरले को जो है वो मैडम शारमीन देख रही हैं। तो इनसे पूछते हैं कि जो ज़कात का अमला जो है ये दफ्तर है, मैडम ये पहले ये बताइएगा ये कब से बना है और कितना अर्सा हो चुका है और अभी तक की प्रोग्रेस क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपकी मालूमात में इजाफ़ा कर देना चाहती हूँ कि ये बेसिकली ज़कात का ऑफ़िस नहीं है, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक ऑफ़िस है और उसका नाम है मेडिकल सोशल सर्विसेज यूनिट, जो सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर की हिदायत पर यहाँ पर आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम कर रहा है। और जो यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें 2-3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने दिए हुए हैं, उसमें एक ज़कात डिपार्टमेंट जो ज़कात एंड उशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है, उन्होंने एक कमेटी नोटिफाई की हुई है जिसके कन्वीनियर जो हैं वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ हॉस्पिटल चकवाल से हैं और जो उसकी सेक्रेटरी है वो मेडिकल सोशल ऑफिसर है और जो इसके एक तीसरा मेंबर हैं वो डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर चकवाल हैं। और इसमें ज़कात डिपार्टमेंट जब हमें फ़ंड देता है तो हम वो बमुताबिक उसूल व ज़वाबित उस फ़ंड की यूटिलाइजेशन करते हैं। और जो दूसरे मद में हमारे पास फ़ंड आता है वो पाकिस्तान बैतुल माल है, जो कि फ़ेडरल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है और उसमें हमें पाकिस्तान बैतुल माल के अकाउंट में फ़ंड दिया जाता है। और उन्होंने भी एक कमेटी बनाई है जिस कमेटी के चेयरमैन जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं हॉस्पिटल के, और उसमें जो को सिग्नेटरी है और जो सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं वो मेडिकल सोशल ऑफिसर हैं। और बेसिकली इन दोनों का मकसद ये है कि जो यहाँ पर मुस्तहिक और गरीब और नादार मरीज़ आते हैं जो कि हॉस्पिटल उनको मेडिकेशन नहीं दे सकता है, तो वो जो गैप क्रिएट हो जाता है तो उस गैप को फिल करने के लिए मेडिकल सोशल ऑफिसर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट मिलकर ये अकाउंट के ज़रिए से मुस्तहिक अफराद की मदद करते हैं। और इसमें हम कैश नहीं देते हैं बल्कि पेपरा रूल्स के मुताबिक हम टेंडर कॉल करते हैं, जो टेंडर विन करता है फिर हम मेडिकेशन जो पेशेंट की प्रेस्क्रिप्शन होती है उसके अकॉर्डिंग जो हॉस्पिटल के अंदर अदम दस्तियाब होती हैं अद्वियात, हम वो मेडिकेशन मैं और मेडिकल सुपरिटेंडेंट हम मिलकर मरीज़ों को ये देते हैं। अच्छा मैडम, आप ये बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि 2 डिपार्टमेंट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट से भी आपको फ़ंड मिल जाता है, बैतुल माल प्रोवेंशन से भी, तो ये आपको कैसे पता चलता है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि वो वाकई वो मुस्तहिक हैं, ज़कात का पैसा उनके ऊपर जायज़ है? जी, इस सिलसिले में हमारी ज़कात डिपार्टमेंट के साथ बहुत अच्छी कोलैबोरेशन है। उन्होंने हमें एक लिस्टें मुहैया की हुई हैं जो कि अभी मार्च 2023 में डिप्टी कमिश्नर चकवाल मैडम कुर्रतुल ऐन मलिक साहिबा ने जो हमारे स्कूल टीचर्स थे उनको बतौर लोकल ज़कात कमेटी एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया है। वो अपने साथ एडिशनल ड्यूटी ये भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो उनकी तमाम पूरी जितनी लोकल ज़कात कमेटी चकवाल के अंदर मौजूद हैं, तलागंग, चोआ, सैदन शाह, कलरकार और तहसील चकवाल, उन सब की लिस्ट हमारे पास मौजूद है। उसमें उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं और जिस इलाके के अफराद की वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी हमारे पास डिटेल मौजूद है। और ज़कात डिपार्टमेंट ने हमसे शेयर किया है कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है और उसको नहीं मालूम होता है कि उसकी लोकल ज़कात कमेटी का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, वो कहाँ पर रहता है और उसको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो फिर ये हम उस लिस्ट से देखकर उनको गाइड कर देते हैं। और ज़कात फॉर्म अगर हमारे पास मौजूद है, डोनेशन से भी हम लोग अपने पास रखवाते हैं। फ़ंड्स की कमी के बायस असल में ये मुमकिन नहीं हो पाता कि हम हज़ारों की सूरत में कॉपीज़ अपने पास रखें, तो ये फ़ोटो कॉपी शॉप पर भी अवेलेबल है हॉस्पिटल्स के सामने जितनी फ़ोटो कॉपी शॉप्स हैं। और हमारे पास भी जब कोई डोनर आता है तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं और वो हमें फ़ोटो कॉपीज़ मुहैया कर देते हैं और हम वो पेशेंट्स को फिर दे देते हैं। अच्छा, जैसे अब एक मरीज़ आया यहाँ पर, वो बहुत ही डिज़र्व करता है, गरीब है, उसको उसके पास पैसे नहीं हैं मगर वो आ चुका है, उसको ये नहीं पता कि यहाँ पर कोई ज़कात वाला सिस्टम भी है, तो उसको कैसे मालूमात मिलेगी कि या कोई आपको यहाँ पर ऐसे कोई काउंटर बनाया गया है कि जहाँ पर वो जाकर अपनी दाद रसी कर सके, वहाँ से उसका जो मसला हल हो सके? देखिए, काउंटर तो ऐसा सच नहीं है क्योंकि ये एक ऑफ़िस है यहाँ पर मौजूद है, जो कि हम यही कोशिश कर सकते हैं कि आवाम के अवेयरनेस फैलाई जाए। और इस सिलसिले में अंजुम कदीर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर और मैं ज़रूर तारीफ़ इनकी करना चाहूँगी कि जिस कदर इन्होंने मैं उसको बयान नहीं कर पा रही कि जिस कदर इन्होंने तंदही से ये फरीज़ा सर अंजाम दिया और अपनी ज़िम्मेदारी को समझा है। इससे कबल किसी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने इतनी जान फ़शानी से हमारे साथ मिलकर काम नहीं किया है।
और जिस तरह से ये अवेयरनेस फैलाने में मदद कर रहे हैं, जो हमारे जो टास्क होते हैं हेल्थ वेलफेयर कमेटी के और पाकिस्तान बैतुल माल कमेटीज़ के, जिस तरह से वो अंजुम कदीर साहब हमें टाइम देते हैं और प्रायोरिटी बेसिस पे ये मैटर्स देख रहे हैं। और अभी अंजुम कदीर साहब ने जो अब कैंपेन का आगाज़ किया है कि हॉस्पिटल में हमने मिल के एक पैम्फलेट तरतीब दिया है कि हम उसको हॉस्पिटल के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में लगाएंगे, डिस्प्ले करेंगे ताकि आवाम उसको पढ़ सकें। और जिस तरह से हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर कर रहे हैं और जर्नलिस्ट के जितने ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये शेयर किया जा चुका है, जो मेरे अपने कॉन्टैक्ट्स हैं। तो इस तरह से हम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फ़राहम करें। जो ज़कात डिपार्टमेंट है वो अपने तौर पर जो उनके पास एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके ज़रिए वो लोगों में आगाही दे रहे हैं कि लोगों को पता चले। असल में बदकिस्मती ये है कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये फ़ंड आता है और हर साल आता है, और ये इस तरह से इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार है। जैसा अभी आपने बताया कि हर साल आपको फ़ंड मिलता हर है, साल। क्या इसकी कोई लिमिट है एक, या मुख्तलिफ होते हैं हर साल? लेकिन जो 2002 में ज़कात डिपार्टमेंट ने TOR शेयर किए हैं प्रोविंशियल ज़कात कौंसिल की जानिब से, उसके अंदर ये तहरीर था कि 1000 की सीलिंग तक OPD मरीज़ और 2000 की सीलिंग तक इंडोर मरीज़ जो है वो फैज़याब हो सकते हैं उन अद्वियात के सिलसिले में जो कि हॉस्पिटल में नॉन अवेलेबल होंगी। ये आपने जैसे बताया कि 1000 और 2000, क्या ये नए आने वाले के लिए भी इतने ही होते हैं या वो जो पुराने आपके पास इंदराज होते हैं उन लोगों के लिए होते हैं सिर्फ? जब से यहाँ पर चार्ज लिया है 2020 में मेरी यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई थी इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उस वक्त से मैंने ये TOR स्टडी किया और उसमें मैंने देखा कि जो हमारी कमेटी है उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो एम्पावर्ड है ये डिसीजन लेने के लिए कि अगर वो सीलिंग को चाहे तो वो बढ़ा सकती है। तो मैंने उस टाइम के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे उनको एतमाद में लिया और जो कमेटी के बाकी अरकान थे उनको एतमाद में लिया कि एक चीज़ TORs के अंदर मौजूद है और इस महंगाई के दौर में 1000 रुपये की दवाई मरीज़ के लिए मुमकिन नहीं है। तो हमें जब एक हुकूमत एम्पावर कर रही है कि हम वो इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम आवाम की भलाई के लिए क्यों ना इस्तेमाल करें। तो ये उस वक्त से फिर OPD मरीज़ के लिए हमने कमेटी ने मिलकर करारदाद मंजूर की कि 5000 रुपया OPD मरीज़ माहाना बुनियादों पर अद्वियात हासिल करेंगे और जो इंडोर मरीज़ हैं वो 10,000 रुपये करेंगे। उस टाइम जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे डॉक्टर मुख्तार सरवर न्याजी साहब थे और फिर उसके बाद डॉक्टर शेख रफ्तार हुसैन साहब भी आए, तो उनके साथ भी हमारी बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन रही। लास्ट ईयर ये बदकिस्मती थी कि हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया थी उनकी वजह से फ़ंड इस्तेमाल नहीं हो सका, तो और 30 लाख रुपया था और वो ज़ाया कर दिया गया और किसी एक फ़र्द को भी, किसी एक मुस्तहिक मरीज़ को भी दवाई नहीं मिल सकी। अगर एक शहरी है वो प्राइवेट इलाज करवा रहा है तो उसको काफ़ी देर के बाद पता चलता है कि यहाँ पर जो है DHQ हॉस्पिटल में ज़कात की सहूलत मैसर है, तो उसके लिए फिर आपका क्या क्राइटेरिया होता है, उसको क्या फिर आप सहूलियात देती हैं? शहरी से क्या मुराद आप? सिटी प्राइवेट जो इलाज ठीक है। करवा रहा है नहीं, यहाँ पर ये है कि DHQ चकवाल के लिए ये किया गया है कि यहाँ पे जो मरीज़ हैं, कमेटी जो है वो बेसिकली काम ही DHQ हॉस्पिटल चकवाल के लिए कर रही है। जो फर्दर आप स्टेप पूछ रहे हैं उसमें एक पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी है जिसमें भी MS साहब मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और उसके लिए हम मुखय्यर हज़रात तलाश कर रहे हैं। 20 लोगों की ये कमेटी बनेगी पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के नाम से और उसके अंदर ये है कि मुखय्यर हज़रात आएंगे, डॉक्टर्स आएंगे, जो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और फिर हम वो डोनेशंस के पैसे से जो शहरी ज़कात फंडेड नहीं है लेकिन या उनका एक्सपेंस उस 5 से 10 हज़ार से एक्सीड कर जाता है तो हम उनको उस फ़ंड से दे सकते हैं और उसमें माजूर अफराद को भी हम जो उनको व्हील चेयर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो एक और हायर लेवल पे एक आप समझ लें उसका प्रोजेक्ट है। अच्छा, अभी आपने जैसे कि माजूर अफराद की भी बात की और एक मुझे ये बताइएगा कि जो लोग दूसरे हमारी तहसीलों में हैं जब वो यहाँ पर आते हैं क्या आपने उनका कोई फॉर्म बनाया हुआ है, क्या उनकी आप तस्दीक भी करते हैं, क्या ये वाकई ही डिज़र्व करता है? अच्छा, जो माजूरी फॉर्म है उसका भी बोर्ड है और मेडिकल सुपरिटेंडेंट उसके चेयरपर्सन है और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर उसके सेक्रेटरी हैं और मैं उस बोर्ड की मेंबर हूँ। उस सिलसिले में ये है कि जो डोनेशंस होती हैं और उनको वो पहुँचाने के लिए तो वो क्राइटेरिया जो है बेसिकली वो इस्तेकाक सर्टिफिकेट ही है जो कि ज़कात डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है। उर्फ़ आम में उसको ज़कात फॉर्म ही कहते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इज़ अ सेपरेट थिंग, वो एक अलग चीज़ है जो ये डिटरमाइन करती है कि ये पर्सन डिसेबल है और मॉडरेट लेवल पर डिसेबल है या सीवियर लेवल पर डिसेबल है। लेकिन जो ज़कात फॉर्म है वो ये डिटरमाइन करता है कि ये शख्स जो है वो अहल नहीं है अपने ख़राजात पूरे करने के सिलसिले में इलाज मुआलजे के लिए। तो उस सिलसिले में ये एक अलग चीज़ें हैं। माजूर अफराद अगर अपने ख़राजात पूरे नहीं कर सकता तो उसको ज़कात फॉर्म या इस्तेकाक सर्टिफिकेट लाजमन बनवाना पड़ेगा इस फ़ंड से इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए। क्योंकि हमारा जो मुल्क है एक गरीब मुल्क है, जिस तरह आप ये बता रही हैं माजूरी के लिए भी और दूसरे जो आपके ज़कात भी होते हैं
होते हैं। तो क्या जो आपके पास फ़ंड आता है, क्या आप मुतमिन हैं कि इसमें आप उन लोगों को जो है वो सर्व कर लेती हैं जितनी आपके पास तादाद है? देखिए उसमें जो हमारे के ऊपर TORs दिए गए ना, वो इसीलिए दिए गए हैं कि किसी किस्म की करप्शन ना हो, ट्रांसपेरेंसी रहे। और उसमें ये है कि हम अपनी जो सीलिंग की अथॉरिटी है उसको यूज़ करके हम कर रहे हैं 5 से 10 हज़ार की, लेकिन कुछ मरीज़ों की अद्वियात नहीं पूरी हो पाती हैं। जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं और कैंसर के पेशेंट्स हैं, पाकिस्तान बैतुल माल से उनका केस अप्रूव होकर आने में 1 साल का अरसा गुजर जाता है। और इस दौरान अगर उनको अद्वियात ज़रूरत है और हेल्थ वेलफेयर कमेटी या ज़कात फ़ंड आया हुआ है, तो यहाँ से भी वो 20,000 माहाना दवाई तो नहीं हासिल कर सकते। तो ये इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि, और इसका ये मकसद ये है ज़कात फ़ंड का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफ़ादा हासिल करें। जो इसकी एक सेटिंग लाइन है ना कि इसका हमने लोगों को किस तरह से सहूलत फ़राहम करनी है, तो वो ये है कि मैक्सिमम पीपल उसके अंदर उनको अद्वियात मिल सकें। जो हमारे मुखिर हज़रात हैं जो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं बहुत सारी जगहों पे, तो क्या आपने कभी उनसे भी रब्ता किया, क्या उनके साथ भी कोई ऐसी मीटिंग की है कि जहाँ ये वहाँ पे अपने वो जो पैसा यहाँ पर दें ज़कात फ़ंड में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो गरीब लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें? देखिए मैंने पर्सनल लेवल पे तो यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल किए हैं। हर मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के दौर में उनसे डिस्कशन की है पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी को एक्टिवेट करने के सिलसिले में। और लेकिन वही 1-2 मीटिंग्स होती हैं और उसके बाद लोग वादे करके फिर नहीं आते हैं मीटिंग्स में। तो उसमें फिर सरकारी मुलाज़िम थोड़ा मजबूर हो जाता है कि हम अपने ऑफिशियल ड्यूटी से डेली बेसिस पे टाइम निकाल के जाते हैं और वो कई मरतबा टाइम भी नहीं देते हैं। तो ये मेरी इस आपके चैनल के ज़रिए तमाम मुखय्यर हज़रात से अपील है कि पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी एक रजिस्टर्ड गवर्नमेंट की सोसाइटी है और इसकी मकसद ये है कि मरीज़ों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम किया जाए, चाहे वो DHQ की हों लेकिन हों वो चकवाल की, और उसमें हर किस्म की उनकी आप मदद कर सकते हैं। और ये एक प्लेटफॉर्म है, उसमें बाकायदा इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है, उसमें इलेक्शन के ज़रिए इलेक्ट होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, बाकायदा एक तंजीम की सूरत में ये काम करती है। और MS साहब इसमें बहुत रोल प्ले कर रहे हैं, डॉक्टर्स को भी कन्वे कर रहे हैं कि वो भी इस कमेटी का हिस्सा बने, और मुखय्यर हज़रात को भी कांटेक्ट कर रहे हैं। मैं ख़ुद भी अपने तौर पर कांटेक्ट कर रही हूँ। और ये इंशाल्लाह ताला हमारी जैसे कमेटी फाइनलाइज होगी तो जो मरीज़ ज़कात फ़ंड से फैज़याब नहीं हो पा रहे या पाकिस्तान बैतुल माल से नहीं फैज़याब हो रहे, तो हम ज़रूर उनको इंशाल्लाह ताला पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए से हम उनकी मदद करेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने मैडम शारमीन की गुफ्तगू सुनी है, जहाँ पर जो सरकार अपना जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है, तो वहाँ पर हमारे जो मुखिर हज़रात हैं उनको भी जो है वो इस कार खैर में हिस्सा डालना चाहिए। DHQ हॉस्पिटल चकवाल जो वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है जिसके ऊपर जो 15 लाख से ज़ायद आबादी का जो बोझ यहाँ पर है, तो इस आबादी के बोझ को कम करने के लिए मुखिर हज़रात से भी अपील मैडम ने की है कि वो भी हमारे इस कार खैर में आएँ, ताकि जो लोग जो हमारे ज़कात फ़ंड जितना हमारा फ़ंड है उसमें रहते हुए हम तो उन लोगों को, उन मरीज़ों को तो जो है वो सहूलियात दे रहे हैं, मगर जो ऐसे लोग जिनके लिए फ़ंड नहीं होता, तो मुखिर हज़रात भी इस कार खैर में हिस्सा डालें, ज़्यादा से ज़्यादा इस ज़कात जो कमेटी है या पेशेंट वेलफेयर जो सोसाइटी है उसमें जो है वो अपना पैसा दें, ताकि जो मरीज़ गरीब मरीज़ है जो बड़े मुश्किल तरीके से अपना इलाज मुआवजा करवा रहा है, तो वो भी बड़े आसानी तरीके से अपना इलाज भी करवा सके और अपनी सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजार सके। मैं चलूँगा MS DHQ चकवाल डॉक्टर अंजुम कदीर साहब से भी, क्योंकि नए नए यहाँ पर इनकी तैनाती हुई है। इससे पहले भी यहाँ पर रहे हैं, CO की सीट पर भी इन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, DHO की सीट पर ही बड़ी खिदमात हैं हेल्थ के हवाले से। तो अभी इनसे पूछेंगे कि अब जो हॉस्पिटल में जिस तरह मैडम ने बताया है कि ज़कात वेलफेयर सोसाइटी भी है, पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी भी है, तो उसके लिए कि उसके चेयरमैन भी हैं, तो ये क्या इनका किरदार है और यहाँ पर आप इनके क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। मैं जब यहाँ पे MS बन के आया तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास जो अद्वियात डिपार्टमेंट की तरफ से या जो हमारे अपने बजट में से हम लोग जो परचेज़ करते हैं या हमें जो C ऑफिस से सप्लाई मिलती है, तो वो मतलब कुछ अरसे के बाद फिर हमें उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं कि दवाई ख़त्म हो जाती है, बजट की मतलब उस तरह अवेलेबिलिटी या इन सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे जैसा आपने बोला कि 15 लाख आबादी का ये वाहिद हॉस्पिटल है मेन, तो बहुत सारे मसाइल यहाँ पे सामना था। जब थोड़ी सी प्रोब किया तो ये ज़कात
कमेटी का और जो बैतुल माल का जो सिलसिला था, जब इसकी मुझे ब्रीफिंग दी गई मैडम शारमीन की तरफ से, फिर मैंने इसको टोटली टेकअप किया। और अभी ये जो आपका प्रोग्राम है या इस तरह के हम छोटे छोटे और भी स्टेप्स ले रहे हैं, तो ये एक उस अवेयरनेस का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि अगर हमारे ऊपर ज़कात लगती है या हम नॉन अफोर्डिंग हैं तो हम ज़कात डिपार्टमेंट से या बैतुल माल की इन जो फ़ंड्स हैं इनसे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हम दोनों साइड पे काम कर रहे हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 18 लाख का जो फ़ंड है वो हमारे पास मौजूद है, और हमारी हॉस्पिटल से जो थैलेसीमिया के बच्चे या जो दूसरे हमारे इवन जो इंसुलिन का एक हमारे पास इशू रहता है, हमने वो भी कोशिश की है कि जो मुस्तहिक लोग हैं जिनका इस्तेकाक फार्म बना हुआ है, जिनका ज़कात फार्म बना हुआ है, हम उनको इंसुलिन तक यहाँ से अवेलेबल करवाएं, ताकि हम जो सरकार का पैसा है, जो ज़कात का पैसा है, वो सही मरीज़ों तक पहुँच सके और वो उसे जो है ना अपने हिसाब से वो फ़ायदा उठाएं। अच्छा अंजुम खदीसा, जैसा कि आपने भी थैलेसीमिया का एक जिक्र किया, तो थैलेसीमिया जो है कॉमन सी अब हो चुकी है, और आपके पास एक तो ये बताइए कि यहाँ पर कितनी तादाद में वो बच्चे या मरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, और इनके लिए सबसे ज़रूरी तो होता है ब्लड। तो क्या आपके पास आसानी से इन बच्चों के लिए ब्लड अरेंज हो जाता है? जी, थैलेसीमिया जो है ना उसमें डेफिनेटली एक तो उसकी साइड ये है कि उसका ट्रीटमेंट या उसकी जो एक होती है रूटीन कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जो है ना बच्चों को ब्लड लगता है। तो ब्लड बैंक हमारे पास फुली फंक्शनल है। हम लोगों ने अभी यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल से भी और मुख्तलिफ़ स्कूलों से और इस तरह के इदारों से रब्ता किया है जो डोनर्स हमें दें, ताकि हम उन बच्चों को खून का भी बंदोबस्त कर सकें, और जो दूसरी साइड पे जो उनके लिए जो ज़रूरी अद्वियात हैं वो हम अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो हैं उनसे प्रेस्क्राइब करवा के पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए तो उसको हम उनको बैतुल माल से दिलवाते हैं। बाकी अवेयरनेस ये है, और जो वालिदैन हैं वो ख़ुद भी, उनको सारों को पता है कि ब्लड के हवाले से वो लोग अपने डोनर भी लेके आते हैं, और जहाँ तक मुमकिन हो सकता है हम लोग ख़ुद भी जो अपने पास मौजूद होता है खून वो भी हम उनको दिलवाते हैं। अच्छा, आपने एक और कॉमन बीमारी का जिक्र किया, शुगर, ज़ियाबतीस के मरीज़ जिनके लिए इंसुलिन जो है वो ज़िंदगी की अलामत है। इंसुलिन उनको लगती है तो वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो इंसुलिन का भी आपने बताया है, तो इंसुलिन में क्या मामला हैं यहाँ पर? क्या आपके पास है उसकी जो तादाद कम है या मरीज़ ज़्यादा हो गए हैं? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। इंसुलिन बेसिकली हमें जो है ना वो डीजी हेल्थ ऑफिस से जब वो पूरे पंजाब के लिए पूरा परचेज़ की जाती है तो वहाँ से फिर हमें जितनी हमारी एलोकेशन होती है वो हमें मिलती है। या दूसरा जो उसका तरीका होता है वो ये होता है कि जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की परचेज़ होती है वो सीओ ऑफिस से की जाती है। तो उनमें से जब हम डिमांड भेजते हैं तो वहाँ से हमें सम टाइम, क्योंकि वो पूरे पंजाब में ही इतनी सारी यूज़ हो रही है, और जैसा कि शुगर या ब्लड प्रेशर इस तरह की बीमारियाँ अब आपको पता है बहुत ज़्यादा आम है, बहुत ज़्यादा। तो अब दूसरी साइड पे दवाइयों की जो कीमतें हैं वो भी इतनी सारी हैं कि कुछ सफ़ेद पोश तबका जो पहले हॉस्पिटल आने के बजाय इंसुलिन ख़ुद ख़रीद लेते थे और अपना इलाज करवा भी लेते थे, अब ज़ाहिर है उनके लिए भी शायद ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी जो है ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने पीने के साथ वो इंसुलिन भी मतलब कि बाहर से वो परचेज़ करें। तो ज़ाहिर है वो फिर यहाँ हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं, और हमारे पास जितनी भी इंसुलिन हमें मिलती है हम उसको डेली बेस के ऊपर तकसीम करके हमारे अपना जो NCD क्लिनिक है हम उसके थ्रू उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और NCD क्लिनिक से या मेडिकल स्पेशलिस्ट से जब वो लिखवा लेते हैं, जिन मरीज़ों का ज़कात फार्म या ये बना हुआ है वो यहाँ इस ऑफ़िस में आते हैं, इस कमरे में, और यहाँ से ये मैडम साहबा हमारी जो है मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो हैं ये पूरे प्रोसेस को और हमारे फार्मासिस्ट के साथ मिल के इनको मंगवा के वो OPD बेस पे हम लोग दे रहे हैं। अच्छा कदी साहब, ये तो चले मामलात आपने ज़कात के बारे में बता दिया, इंसुलिन के बारे में भी, और थैलेसीमिया के मरीज़ों के बारे में। अभी मैंने देखा है, मैं खुद गुजर के आया हूँ, पिछले अदवार में भी जब मैं यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से पीड्स का एक बड़ा मसला था उसको भी आपने हल कर दिया, और उसकी तज़ीन और आराइश का बड़ा काम यहाँ पर करवाया गया है। तो इसके अलावा भी कोई आप यहाँ पर कोई काम करवा रहे हैं यहाँ पर? जी, ये 2016-17 में जब सेक्रेटरी हेल्थ अली जान साहब की तरफ से पूरे पंजाब के जो हॉस्पिटल थे इनकी रिवैम्पिंग का एक पूरा बहुत बड़ा ये अरबों खरबों का जो मंसूबा था ये जब चलाया गया, और अब उसको 5-7 साल 8 साल हो चुके हैं। अब उनकी
मेहरबानी से, और मैं स्पेशली जो है ना मतलब अपने सेक्रेटरी हेल्थ का और पूरे डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अब ये जितने 29 हॉस्पिटल हमारे उस वक्त रिवैम्पिंग में थे DHQs, अब उनकी जहाँ से टाइलें टूट चुकी हैं, जहाँ से रंग रोगन ख़राब है, कोई लाइटें ख़राब हैं, कोई दरवाजे ख़राब हैं, अभी उन्होंने पूरे पंजाब का दोबारा से ये सारा प्रोसेस किया है और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के थ्रू उनके कॉन्ट्रैक्टर्स अब हमारे पास काम कर रहे हैं और वो यहाँ पे ना सिर्फ वाइट वाश करेंगे, लाइटें वगैरह हम ठीक करवाएंगे, जो टाइलें टूटी हैं वो ठीक होंगी। इवन जो हमारे इस वक्त ऑपरेशन थिएटर हैं, लेबर रूम हो गया, ऑपरेशन थिएटर हो गए, इमरजेंसी का जो माइनर रोटी है उसमें बाकायदा एंटी माइक्रोबियल शीट्स लग रही हैं, जो कि बहुत बड़ा एक इकदाम है पंजाब के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि मरीज़ों की जो सेप्सिस होने का या जो इन अस्पताल से मज़ीद इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा होता है वो इन शीट्स और ये जो अब प्रोसेस चल रहा है इससे बिल्कुल 50% से भी कम हो जाएगा। अच्छा कदीर साहब, ये सारे मामलात इस एक जगह, मगर आपका जो एक मेन हमारा यहाँ पर डायलिसिस यूनिट यहाँ पर बनाया गया है, तो उसमें कुछ मशीनें आपके ही अपने DHQ के डॉक्टर हैं, डॉक्टर शेर अफ्तार साहब, उनकी तरफ से डोनेट की गई थी, तो अभी आपका ये पूरी तरह फंक्शनल हो चुका है, यहाँ पर मरीज़ों को वहाँ पर उनके डायलिसिस की सहूलियात मुकम्मल दी जा रही हैं? हमारे पास जी जो डायलिसिस यूनिट है उसमें 20 मशीनों की गुंजाइश मौजूद है। देखें, बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है। हमारे पास जो 8 मशीनें पहले वाली हैं, पुरानी मशीनें जिन्हें हम कहते हैं, वो मतलब इतना अरसा चल चुकी हैं कि अब वो अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुकी हैं और अक्सर व बेशतर उनकी रिपेयर का और मेंटेनेंस का इशू रहता है, नो डाउट, क्योंकि मशीनें ऑलरेडी चल चल के इतना सारा मतलब कि उनका टाइम गुजर चुका है कि अब उनकी रिपेयर जो है ना वीकली और डेली बेसिस पे हमें करनी पड़ती है। नई मशीनें भी हैं हमारे पास डोनेशन वाली, और ये भी मैं दोबारा अपने सेक्रेटरी हेल्थ साहब का और स्पेशली मैडम कुरातुलैन साहबा का, जो हमारी डिप्टी कमिश्नर है, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मामले को टेकअप किया था जब वो यहाँ पे एज अ डिप्टी कमिश्नर तैनात होकर आई थी, और उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ से ख़ुद बात की थी, और अभी 4 नई अल्ट्रासाउंड मशीनें और एक RO प्लांट जो है वो हमें ये अप्रैल के महीने में डिपार्टमेंट की तरफ से मिल जाना है, और फिर इंशाल्लाह हमारी 7-8 नई मशीनें हो जाएंगी और पुराने वाली भी, और उसमें से 1-2 मशीनें ऐसी हैं जो कि अब इस स्टेज पे पहुंच चुकी हैं कि हम उनको कंडमनेशन करके उनको जो है ना मतलब ख़त्म कर दें। लेकिन जब वो हमारे पास नई मशीनें आ जाएंगी तो इंशाल्लाह हम उनको ऐड करके, तो पुरानी मशीनों जो बिल्कुल अब नाकारा हो चुकी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी ख़राबी सामने आती है और उनको ठीक करवाना पड़ता है, मेंटेनेंस करनी पड़ती है, तो वो मशीनें फिर हम ऑक्शन करवा देंगे। अच्छा कदीर साहब, यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर आपके पास एक पार्किंग की जगह भी मौजूद है, मगर वहाँ वो जगह बहुत कम है, तो पार्किंग के आपके जो मसाइल हैं वो कोई हल हुए हैं या अभी उसमें कोई और बेहतरी लाने के लिए गुंजाइश है? जी, पार्किंग बेसिकली ये जो DHQ हॉस्पिटल चकवाल है अपना साकिब साहब, ये पंजाब का सबसे छोटा हॉस्पिटल है, सिर्फ 48 कनाल इसकी जगह है, जिसमें अंदर हमारे पास रेजिडेंसेस भी बनी हुई हैं, हमारा ओल्ड ब्लॉक भी है, ये न्यू इमरजेंसी और एडवन ब्लॉक भी है। पार्किंग की जगह प्रैक्टिकली ना होने के बराबर है, लेकिन जितने लोग हमारे पास आते हैं डेली का, अगर हमारे पास 2000 पेशेंट OPD में और इंडोर में आ रहा है, तो इतने सारे लोग लेबर रूम में आते हैं, डायलिसिस के लिए आते हैं, और जो इवन हमारे पास जो मतलब मेडिकल होते हैं, लोगों का आना जाना फुटफॉल तकरीबन 2000 के करीब है हमारा डेली, तो उनकी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, फिर हमारा अपना अमला है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज, पैरामेडिक्स, तो पार्किंग के सिलसिले में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। लेकिन हर मुमकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए और हम अपनी जो है ना लिमिट्स के अंदर रहते हुए हम पार्किंग के मसाइल को अपनी सिक्योरिटी स्टाफ के साथ, अपना जो एडमिन स्टाफ है हमारा, वो बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना तंदई से काम करते हैं ताकि मसाइल भी ना बने और लोगों को आमदोरफ्त में भी मुश्किल ना हो और पार्किंग की भी जो है ना वो सहूलत मौजूद रहे। मेरी यहाँ पे
जो अब आपके ये प्रोग्राम है इसके तवज्जुत से दो चीज़ें मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा तमाम आवाम से भी कि एक तो देखें जो हमारे उर्फ़ आम में ये कहा जाता है कि यहाँ जी पार्किंग में वो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जो मंथली या डेली पूरा दिन खड़ी रहती हैं, तो वो भी हमारे लोगों में से ही है ना, जो लोग हमारे ये आसपास के बाज़ारों के दुकानदार हैं, जो हमारे लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, वो अब बहाना ये लगाते हैं जी हमारा मरीज़ है, और वो गाड़ी खड़ी करके 2 घंटे के लिए वो 20 रुपये देते हैं और वो बाज़ार चले जाते हैं और वहाँ से हो सकता है 2 की बजाय वो 4 घंटे लग जाए। ठीक है, जब हमारा तो ये फ़र्ज़ है कि हम अब किसी गाड़ी को ये इस तरह तो नहीं चेक कर सकते कि ये मरीज़ को वाकई देखने आए हैं या इनके साथ मरीज़ है या नहीं है। जब वो मरीज़ का कहते हैं तो हमारा इखलाकी तौर पे हम उनकी गाड़ी पार्क करवा लेते हैं, हमारा जो स्टाफ है सारा, लेकिन वो छोड़ के फिर वो बाज़ारों के निकल जाते हैं। तो ये हमें अपनी एक कॉमन सेंस और एक हमारी अपनी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि यार अगर हम हॉस्पिटल में मरीज़ को देखने आए हैं, मरीज़ के साथ आए हैं, फिर तो हम गाड़ी पार्क करें। और अगर हमने जो है ना पार्किंग प्लाट समझ के हमने गाड़ी यहाँ खड़ी करके हमने बाज़ार चले जाना है, शॉपिंग करनी है या और कोई काम अपने बाज़ार के करने हैं, तो वो फिर डेफिनेटली हॉस्पिटल जितना उसमें ज़िम्मेदार है उतनी ही ज़िम्मेदार हमारी आवाम भी है। अच्छा कदीर साहब, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि यहाँ पर ये पार्किंग स्टैंड बन चुका है और यहाँ पर आपने देखा होगा अमूमन कि आप जब रक्षा स्टैंड बने होते हैं वो भी पर्चियाँ कटवाते हैं, तो वो पूरे दिन की पर्ची कटवाई जाती है। अगर वो पर्ची ना कटवाएं तो उनसे जो है वो 11 गुना जो है वो इजाफा लिया जाता है। तो क्या आप यहाँ पर जो पार्किंग वाले हैं अगर उनको ये हिदायत दे दें, अगर कोई आता है और वो 2 घंटे का कह के जाता है और नंबर उस गाड़ी का लिखा जाता है 2 घंटे के बजाय वो 4 घंटे के बाद आता है, तो क्या ये तरीका कार नहीं है कि उनसे भी 11 गुना जो वो लिया जाए? यहाँ पे डेली बेस पे हमारे पास कंप्लेंट्स भी आती हैं। जब हमारे पार्किंग वाले या हमारे सिक्योरिटी स्टाफ वाले इस तरह की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग फिर आगे से लड़ाई भी करते हैं, क्योंकि देखें कोई प्राइवेट इमारत हो ना तो वहाँ पे लोग जाने से पहले भी सोचते हैं 100 दफ़ा, और वहाँ पे तो 11 गुना क्या 1100 गुना भी अगर वसूल किया जाए तो लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन सरकारी अस्पताल को, सरकारी जो ये एक इदारा है, तो यहाँ पे शायद सारे लोग अपना हक समझते हैं कि हम आके यहाँ पे वो जो 10 रुपये या 20 रुपये हम कुछ देर के लिए लेते हैं वो भी लोगों पे बड़ा ग्रां गुजरता है, और वो लोग समझते हैं कि जी हमसे ये पता नहीं भत्ता वसूल किया जा रहा है या कोई माफिया ये हमसे ले रहा है। हालांकि ये जो पार्किंग का ठेका है या जो पार्किंग का पूरा सिस्टम है ये हमने डिपार्टमेंट की हदायत पर पूरा टेंडर दिया हुआ है और वो लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मसाइल हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को भी हम समझाएं, अवेयरनेस दें और हम जो है ना वो ताकि इन मसाइल पे काबू भी पा सकें। डॉक्टर साहब आपसे मैं आखिरी बस सवाल करूंगा, आपने बड़ा कीमती टाइम हमें दिया है। 1-2 सवाल होंगे। एक तो ये बताइए कि पहले यहाँ पर पर्ची वाला सिस्टम जो था उसमें बड़ी बड़ी लंबी कतारें यहाँ पर लगती थी, एक तो वो बताइएगा कि उसके लिए जो है वो क्या इकदाम किए गए हैं? अब क्योंकि रश यहाँ पर नज़र ही नहीं आता, क्या पता नहीं आपने किसी कोई और डिपार्टमेंट को बना लिया, क्या और कोई ब्लॉक बना दिया। और दूसरा ये बताइएगा आखिर में जाते जाते आवाम के साथ जो हमारे मुखिर हज़रात हैं, जो मेन आपका यहाँ पर एक ज़कात वाला जो सिस्टम चल रहा है, यहाँ ज़कात पर जो है वो लोगों को जो सहूलियात दी जा रही हैं गरीब मुस्तहिक बंदों को, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? जी, जो आवाम की या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरा उनसे सबसे पहले ये अपील है कि सबसे पहले आप अपना हक समझें, आप अपनी बात को समझें, और यहाँ हॉस्पिटल आने से पहले आप अपना जो रहायशी इलाका है, जो भी आपकी यूनियन काउंसिल है या जो आपका करीबी दफ्तर है, वहाँ से इस्तकाक फॉर्म ज़रूर बनवाएं। क्योंकि हमारे पास आके जब वो बताते हैं कि हम मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर हम भी उनको गाइड करते हैं, लेकिन जब तक वो फॉर्म नहीं बन जाता तब तक हमारे भी हाथ बंधे होते हैं कि हम उस मरीज़ को वो चाहने के बावजूद, पता होने के बावजूद हम वो दवाई उसको उस तरह नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक कागजी कार्रवाई पूरी ना हो हमारी। और दूसरी जो बात आपने की पर्ची के हवाले से, डेफिनेटली मैं बार बार और बारहा दफ़ा मैं शुक्रिया अदा कर चुका हूँ और हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि इस तरह की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है। मैडम कुर्रतुल-ऐन मलिक साहबा का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। ये जो हमारे पास पीछे थोड़ी सी जगह थी वहाँ पे मैडम साहबा ने जो है ना जो अप्रूव करवाया थ्रू PMU, हमारा जो नया एडमिन ब्लॉक बना है उसमें हमने नीचे जो पर्ची काउंटर्स बना दिए हैं, तकरीबन 12 काउंटर हैं, और वो
काउंटर रात दिन चल रहे होते हैं, और जो रश पहले मुख्तलिफ़ गैलरीज़ में या किसी हॉल में हमने पर्ची का सिस्टम रखा हुआ था, वो अब इंशाल्लाह आपको उस तरह नज़र नहीं आता होगा, क्योंकि वो वेटिंग एरिया भी बन गया हमारा काफ़ी बड़ा, और वहीं पे हमारी तमाम किस्म की पर्चियाँ बनाई जाती हैं। और इंशाल्लाह जल्द ही हम QMS जो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है, टोकन सिस्टम है, वो भी हम इंशाल्लाह यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। डिपार्टमेंट की तरफ से उस पर काम हो रहा है, और उसी जो पर्ची ब्लॉक है या जो पर्ची काउंटर वाला हिस्सा है, उसी के ऊपर हमारा नया एडमिन ब्लॉक बना है, जिसका DC साहब ने बाकायदा जो है तो वो इफ्तिताह भी किया, और सारा हम उसको यूज़ कर रहे हैं। और उसकी वजह से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारा जो पुराना एडमिन ब्लॉक था या MS ऑफिस था, वहाँ पे हमारे पास जो एरिया खाली हुआ, वहाँ पे हमने जो वार्ड्स हमारी सर्जरी की और OPDs वगैरह थोड़ी तंग थी, वो हमने मज़ीद उधर बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लिए। जी जी बिल्कुल, जैसा जी 2-3 पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारे सादात हैं प्रिंसिपली इस्लामिक रूल ऑफ लॉ के तहत तो वो नहीं डिज़र्व करते ना, वो नहीं ले सकते हैं, सॉरी। तो लेकिन ये कि कौंसल है जो पंजाब की प्रोविंशियल ज़कात कौंसल, उन्होंने ये डिसीजन दिया था कि लोगों के हालात इस कदर हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं, तो वो अगर वो अप्लाई करें तो वो भी एलिजिबल हैं, और उनकी भी इस सिलसिले में मदद की जा सकती है थ्रू ज़कात फ़ंड जो सादात हैं। और एक तो ये उनके लिए पैगाम है कि वो भी जो नादार हैं, गरीब हैं, तो वो भी सादात अगर हैं और ज़रूर आएँ और अपनी सहूलत से वो फ़ायदा उठाएं। और दूसरी बात ये कि जो अफ़गानी सिटीज़न्स हैं वो एलिजिबल नहीं है ज़कात फ़ंड के, तो वो यहाँ पर बेशक इस सिलसिले में ना आएँ कि ज़कात फ़ॉर्म से उनको दवाइयाँ मिल सकें। दूसरी बात जो है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, जो इंडोर पेशेंट्स हैं, उनको भी हम 10,000 की पर मंथ मेडिकेशंस इस सिलसिले में ज़रूर प्रोवाइड करेंगे अगर उनके पास इस्तेकाक सर्टिफिकेट मौजूद होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दोनों शख्सियात की गुफ्तगू सुनी ज़कात के हवाले से, मैडम शारमीन ने जो है वो बड़ा तफसीली बताया है, और अभी उन्होंने ये पैगाम भी दिया जो अफ़गानी लोग हैं वो तो बिल्कुल इसके एलिजिबल नहीं हैं। सादात जो हैं जिनके हालात बहुत ही जो है वो निचले दर्जे पे चले गए हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर जैसे कि DHQ के हवाले से MS साहब ने जो आपसे बताया कि ये जगह, ये पंजाब का वो DHQ हॉस्पिटल है जो सबसे कम जगह पर जो है रकबे पर जो है वो बनाया गया, 48 कनाल के रकबे पर ये बनाया गया है, जबकि इसकी जो है वो 300 कुछ कनाल जो उसकी रिक्वायरमेंट है। मगर चकवाल के लिए जो जितने हमारे MNAs MPs मुंतखब तो हो जाते हैं, मगर वो सिर्फ यहाँ पर आकर अपने विज़िट तो कर लेते हैं, मगर इस आवाम के लिए, क्योंकि आबादी के बढ़ने के साथ साथ इस DHQ हॉस्पिटल को भी जो है वो बढ़ना चाहिए, ताकि जो आवाम के लिए सहूलत जो है वो मैसर की जाए। 500 बेड का जो है वो पिछली हुकूमत की तरफ से ऐलान तो किया गया था, मगर वो ऐलान ही रह गया, मगर अभी तक उसकी कोई ऐसी जगह नहीं बनाई गई या कोई ऐसा हॉस्पिटल ऐसे शक्ल में नहीं आया। तो जो नई मुंतखब होने वाली जो हुकूमत है, जिस तरह वज़ीर आला पंजाब हमारी मैडम मरीम नवाज़ हैं, उनका विज़न भी यही है, और वज़ीर आज़म जो हैं वो शहबाज शरीफ, वो जिस तरह पहले वज़ीर आला रहे, तो हमेशा से उन्होंने जो है वो DHQ को जो है वो प्रायोरिटी भी रखा। सहूलियात के हवाले से इसको कभी कमी नहीं होने दी। यहाँ पर सहूलियात तो दी जाती है, मगर यहाँ पर अगर जगह भी बढ़ा दी जाए और 500 बेड का एक जो बड़ा हॉस्पिटल बना दिया जाए, तो यहाँ की आवाम के लिए जो बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो इक़दामात किए गए, यहाँ पर जो नए ब्लॉक्स बनाए गए, थैलेसीमिया के हवाले से जो काम किया जा रहा है, तो ये सरकार का ही काम नहीं है कि सरकार ने ही हमारे सारे मसाइल हल करने हैं। हमारे जो मुखिर हज़रात हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने इस ज़िले के एक वाहिद हॉस्पिटल में आएँ, यहाँ पर जो है वो मसाइल को हल करें, और जो DHQ हॉस्पिटल के MS साहब हैं, CO साहब हैं, उनसे मीटिंग्स करें, ताकि आवाम की सहूलियात, आवाम की खिदमत के लिए उनका भी किरदार अहम रहे। तो अपने मेज़बान राजा साकिब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।